हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के 5th चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और पिछले क्लास में पिछले पार्ट में जो क्वेश्चन आपके बुक से छूट गए थे उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर अच्छी लगते तो लाइक भी कीजिएगा। अगर ज्वाइन हुए हैं तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछे नहीं जाएंगे। हम लोग ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव की संख्या आपको कम रखते हैं और जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो वही हम बताते हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? ए में ऑप्शन है हमारा कृषि क्षेत्र, बी में ऑप्शन है हमारा विज्ञान क्षेत्र, सी में हमारा है शिक्षा क्षेत्र और डी में हमारा है सेवा क्षेत्र। तो आप सभी स्टूडेंट, अगर आपको गेस करना है तो आप सभी आंसर को गेस कर लीजिए, अन्यथा आप नीचे कुछ लाइव चैट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका सही आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा और मैं अंत में बताऊंगा कि आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होता है वो होता है हमारा सेवा क्षेत्र। क्या होता है? सेवा क्षेत्र। मैंने आपको कल के पिछले क्लास में बताया था कि आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होता है वो हमारा सेवा क्षेत्र होता है। पहला क्षेत्र जो होता है वो होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र जो होता है वो होता है हमारा उद्योग क्षेत्र और तीसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है हमारा सेवा क्षेत्र। अब अपने हम सेकेंड में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड में क्वेश्चन हमारा है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? सेकेंड में क्वेश्चन हमारा है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। आपके सामने ऑप्शन ये 4 रहा। ए में ऑप्शन है हमारा 6, बी में ऑप्शन है हमारा 4, सी में हमारा 5 और डी में ऑप्शन है हमारा डी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें, मानव पूंजी के कितने घटक हैं? तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन है? तो ए में ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है 6, 4, 5, 8। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें कि एक का सही आंसर क्या हो, सॉरी दोस्तों 2 का सही आंसर हमारा क्या होगा। और अगर आप लोग गेस करनी है तो फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो आप सभी आंसर दे चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 5। क्या होगा? मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक है वो है 5। कौन कौन? भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्र और हमारा स्वास्थ्य। ये है मानव पूंजी के प्रमुख घटक। कौन कौन? भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्र और स्वास्थ्य। ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक है वो हमारे भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब अपने हम थर्ड में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में क्वेश्चन हमारा है, इनमें कौन हमारा बीमारू राज्य नहीं है? ए में ऑप्शन है हमारा बिहार, बी में ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, सी में ऑप्शन है हमारा कर्नाटक और डी में ऑप्शन है हमारा उड़ीसा। इनमें से कौन जो है बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं? उसके बाद मैं बीमारू का आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो आप लोग अपना आंसर देना चालू करते हैं और अगर आप लोग आंसर गेस कर सकते हैं तो आप लोग आंसर को गेस कर लीजिए। तो बीमारू, तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू कर दिए हैं। तो बीमारू, तो यहाँ ऑप्शन है हमारा बीमारू। तो बीमारू में जो इसका अर्थ होता है बीमारू, बीमारू में क्या सब है? BIMARU। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो इसमें से BI का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा बिहार, MA का जो अर्थ होता है वो होता है राजस्थान, सॉरी दोस्तों मध्य प्रदेश, R का जो मतलब होता है वो होता है राजस्थान और C का जो मतलब होता है उड़ीसा। तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, इसमें से छोड़ा का जो बचता है वो हमारा बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें कौन आता है? कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सी नंबर। कर्नाटक के सिवाय दूसरा भी कोई ऑप्शन दे सकता है। तो आप लोग बीमारू का मतलब याद रखेंगे। बीमारू में BI का मतलब होता है हमारा बिहार, MA का मतलब होता है मध्य प्रदेश, R का मतलब होता है राजस्थान और C का मतलब होता है हमारा उड़ीसा। अब अपने 4 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? ए में ऑप्शन है हमारा सैन्य सेवा, बी में ऑप्शन है हमारा वित्त सेवा, सी में ऑप्शन है हमारा मॉल सेवा और डी में हमारा है रेल सेवा।
तो इनमें से जो सेवा दी गई है उनमें से कौन सा सेवा जो है गैर सरकारी है, मतलब जो वह सरकार के अंतर्गत काम नहीं करती है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें, और अगर आप आंसर गेस कर लिए हो तो फिर आप लोग आंसर गेस कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोग सबसे चाहे तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स का पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं या पीडीएफ नहीं चाहते हैं तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को बेनिफिट हो। पीडीएफ के लिए आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, उसको अनुपालन करना होता है। तो इनमें से कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो इसका जो 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा मॉल सेवा। मॉल सेवा जो है गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आती है। तो इस 4 का सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी नंबर। इसके अंतर्गत सैन्य सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा ये सभी आती है हमें सरकारी सेवा के अंतर्गत। अब आते हैं हम अपने 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ए में ऑप्शन है हमारा कोयला, बी में ऑप्शन है हमारा पेट्रोलियम, सी में ऑप्शन है हमारा विद्युत और डी में ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत निम्न में से कौन है? कोयला है या पेट्रोलियम है या विद्युत है या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आप लोग आंसर देना चालू करें। तो 5 का आप सभी आंसर देना चालू कर दिए हैं। तो 5 का सही आंसर हमारा डी नंबर, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ये सभी जो आते हैं ये सब ऊर्जा के मुख्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से क्या होगा? इनमें से सभी, यहाँ हमारा इनमें से सभी होना चाहिए। यस फ्रेंड्स, यहाँ हमारा गलती हो गया, इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, कोई नहीं आप लोग हटा दीजिएगा, इसमें से इनमें से सभी होगा। क्या होगा? यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर सभी लिख दीजिए। तो इसमें से सभी जो आते हैं ये सभी हमारे आते हैं ऊर्जा के मुख्य स्रोत में। कोयला भी आते हैं, पेट्रोलियम भी आते हैं और विद्युत भी आते हैं। आप लोग कहीं कंफ्यूजन नहीं होइएगा। अब अपने हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में जो है सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए में ऑप्शन हमारा 2, बी में ऑप्शन हमारा 4, सी में ऑप्शन हमारा 6 और डी में ऑप्शन हमारा डी। तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। तो आप लोग आंसर गेस कर चुके होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा 6 का वो होगा हमारा 2। क्या होगा? 2। कौन कौन? एक होगा हमारा गैर सरकारी सेवा क्षेत्र और हमारा सरकारी क्षेत्र। तो भारत में जो है सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। वो गैर सरकारी सेवा क्षेत्र जो बिहार राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने से मदद से किसी से मतलब कि प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसको हम लोग कर दीजिए गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। और जो सरकार के अंतर्गत जैसे सैन्य सेवा, रेल सेवा इस समय जो काम करते हैं ये सभी आ गए हमारे सरकारी सेवा के अंतर्गत। तो भारत में जो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है, गैर सरकारी सेवा क्षेत्र और सरकारी सेवा क्षेत्र। अब अपने 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा रोजगार के प्रमुख कितने क्षेत्र है? 7 नंबर क्वेश्चन हमारा रोजगार के प्रमुख कितने क्षेत्र है? ए में ऑप्शन हमारा 2, बी में ऑप्शन है हमारा 3, सी में ऑप्शन हमारा 4 और डी में हमारा है 5। तो रोजगार के प्रमुख कितने क्षेत्र है? रोजगार जो होते हैं उसके कुल कितने क्षेत्र होते हैं? तो 7 का आप लोग आंसर देना चालू करें। तो रोजगार के जो क्षेत्र होते हैं वही हमारा आर्थिक के भी क्षेत्र होते हैं। तो दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, मतलब रोजगार और सेवा दोनों मिलकर एक आर्थिक सेवा क्षेत्र का क्रिएट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग गेस कर चुके हैं। इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर 3। क्या होगा? बी नंबर 3। रोजगार को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो रोजगार को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। अब अपने हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र है? 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? ए में ऑप्शन हमारा 1, बी में ऑप्शन हमारा 2, सी में ऑप्शन हमारा 3 और डी में ऑप्शन हमारा 4। तो आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। तो 8 का सही आंसर होगा हमारा, तो 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा आपका 3। क्यों होगा? क्योंकि आर्थिक विकास सेवा क्षेत्र और ये रोजगार सेवा क्षेत्र दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेट है। दोनों का जो प्रमुख कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। मतलब रोजगार देने के कितने क्षेत्र हैं भारत में? 3 क्षेत्र हैं। पहला हमारा है कृषि क्षेत्र, दूसरा हमारा है उद्योग क्षेत्र और तीसरा है हमारा है सेवा क्षेत्र। और यही तीनों मिलकर हमारा आर्थिक विकास भी बनाता है। तो आर्थिक विकास के भी क्षेत्र 3 हो गए, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और हमारा सेवा क्षेत्र। तो आप लोगों को रोजगार के प्रमुख कितने क्षेत्र होते हैं ये भी पूछेगा तो आप लोग 3 आंसर टिक कीजिएगा। और अगर आपसे आर्थिक विकास से कितने क्षेत्र होते हैं तो इसमें भी आप सभी 3 टिक कीजिएगा।
तो अब अपने हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए में ऑप्शन है हमारा 1980 ईस्वी में, बी में ऑप्शन है हमारा 1989 ईस्वी में, सी में ऑप्शन है हमारा 1988 ईस्वी में और डी में ऑप्शन है हमारा 1983 ईस्वी में। तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1980 ईस्वी में की गई थी या 1989 ईस्वी में की गई थी या 1988 ईस्वी में की गई थी या 1983 ईस्वी में की गई थी? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें कि रोजगार सेवा की शुरुआत, और ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछता है और ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जवाहर रोजगार योजना। तो इसका क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना चालू कर दिए और कुछ स्टूडेंट गेस भी कर चुके हैं। आप लोग फटाफट गेस कीजिएगा कि आपको कॉन्फिडेंस बनाना है कि आप लोग 1 मिनट के अंदर मतलब 2 सेकंड के अंदर में उस आंसर को जान लेते हैं और उसका आंसर आप लोग सही से टिक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको ये कोऑर्डिनेट दिलवा दूंगा, क्योंकि मैं एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टेस्ट में फिर दूसरे टेस्ट में इस तरह से रिपीट करता हूं कि ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बना रहे। और अगर आप हमारे साथ आप अपने एग्जाम तक बने रहते हैं तो 100% गारंटी रखिए कि अगर हमारे द्वारा बने रहेंगे तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 80% नंबर लाने की गारंटी हमारे तरफ से है। सब फलतः आपको हमारे अनुसार पढ़ना होगा, तभी आप इसके अनुसार नंबर ला सकते हैं और अपने सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अब अपने हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की थी? क्या क्वेश्चन हमारा 10th नंबर, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए में ऑप्शन हमारा 1997 ईस्वी में, बी में ऑप्शन हमारा 2000 ईस्वी में, सी में ऑप्शन हमारा 1990 ईस्वी में और डी में ऑप्शन हमारा 1995 ईस्वी में। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। तो आप सभी अपना आंसर देना चालू कर दिए हैं। तो 10th का सही आंसर होगा हमारा ए नंबर 1997 ईस्वी में। कब की गई थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है ये 1997 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1997 ईस्वी में। और 9th का जो सही आंसर होगा मैंने यहाँ टिकने के 1989 ईस्वी में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी नंबर होगा और इसका आंसर हमारा ए नंबर होगा। अब अपने हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, जो आपका कल के क्लास में क्वेश्चन छूट गया था और जो आपको जानना जरूरी था और ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। मतलब कल के क्लास में जो डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन का नहीं कर पाए थे उसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सबसे पहला है भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ था? ये भी एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बचा है, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिए होंगे कि भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर 1991 ईस्वी में। क्या होगा इसका सही आंसर? ए नंबर 1991 ईस्वी में। आप पूछिएगा आप क्यों कि इसका 1991 क्यों होगा? तो 1991 इसलिए होगा कि भारत में जो आर्थिक विकास का नया दौर हुआ था ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद हुआ था। ये जो आर्थिक मंदी पड़ रही थी 1991 में, उसके बाद भारत में आर्थिक विकास बहुत तेजी से विकास हुआ और उस पर मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया और हमारे इंजीनियर सब मिलके इसको एक नया दौर में स्टार्ट किया, क्योंकि इसका जो असर था वो भारत में बहुत कम पड़ा था, क्योंकि यहाँ के जो मजदूर थे वो आउटसोर्सिंग में ज्यादा लगे हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ए नंबर। अब अपने हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके क्लास में कल के क्लास में छूट गया था वो है सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बतलाएं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताएं। तो पहला इसमें आप लोग लिख सकते हैं अभिलेखन सेवा, बी में हमारा लेखांकन, सी में हमारा बैंकिंग सेवा, चौथा हमारा संगीत की रिकॉर्डिंग और डी में हमारा शिक्षण एवं शोध कार्य। ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े काम है, क्योंकि इससे आपको एक टेक्नोलॉजी मिलती है, इससे आपको एक ज्ञान मिलती है और ये सभी चीजें एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को है आउटसोर्सिंग। ये जो चैप्टर है आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आउटसोर्सिंग क्या होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में डिस्कस किए हुए थे और कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ाई किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 क्षेत्र और आउटसोर्सिंग को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जिसमें जो है इंजीनियर बाहर सोलोपी से निर्यात करते हैं। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। सेकेंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका सरकारी सेवा किसे कहते हैं, ये भी हम लोग कल क्लास में डिस्कस कर लिए थे। चौथा क्वेश्चन हमारा गैर सरकारी सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, वो भी डिस्कस कर लिए थे। 5वां क्वेश्चन हमारा है आधारभूत संरचना किसे कहते हैं।
कल भी डिस्कस किए थे, आज भी इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आधारभूत संरचना हम लोग उस संरचना को कहते हैं जो किसी समाज या उसमें स्थापित उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराती है। आधारभूत संरचना हम लोग किसको बोलते हैं? संरचना। तो आधारभूत संरचना उस संरचना को कहते हैं जो किसी समाज या उससे स्थापित उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, रोजगार एवं सेवाएं में क्या संबंध है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? तो रोजगार एवं सेवा, रोजगार एवं सेवा का जो बातों का अभिप्राय है, जब व्यक्ति अपने परिश्रम और शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है, तब उस धन को हम लोग पूंजी के रूप में निवेश किया जाता है, तो इसी को हम लोग सेवा उत्पन्न क्षेत्र बोलते हैं। अतः रोजगार एवं सेवा क्या हुआ? एक दूसरे के पूरक हो गए। अब अपने 7 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक संरचना का क्या महत्व है? 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? आर्थिक संरचना का क्या महत्व है? तो भारत में बुनियादी सुविधाएं को विकसित करने का परंपरा के तौर पर सरकार का ही पूरा दायित्व था। भारत में जो बुनियादी सेवा सुविधाएं है इसको विकसित करने का जो पूरा काम था ये सरकार का ही पूरा दायित्व था। इसी कारण 1991 में आर्थिक सुधारों के दौर में निजी क्षेत्र में भी स्वयं एवं सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था हमारा बुनियादी आर्थिक संरचना का जो ढांचा था, वो 1991 में जो विश्वव्यापी मंदी हुआ तो उसके बाद उसे उभरने के लिए जो सुधार के दौर के लिए सरकार और स्वयं जो है दोनों में पार्टनरशिप के तहत जो अधिकतर काम होने लगे और संयुक्त भागीदारी के साथ अधिकतर काम हमारा होने लगा। अब आते हैं हम लोग वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र क्या है। इस चैप्टर से जो एक आपका है मंदी का असर भारत पर क्या पड़ा, आप लोग इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करने किए थे पिछले क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को भी, क्योंकि उस वीडियो में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताए गए हैं। तो वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? तो वैश्वीकरण के कारण जो लोगों को आर्थिक क्षेत्र के खासकर सेवा क्षेत्र का लाभ प्रत्यक्ष रूप से मिलने लगा। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ? लोगों को आर्थिक क्षेत्र में खासकर सेवा क्षेत्र में लाभ प्रत्यक्ष रूप से मिलने लगा। लोगों को दूसरे राष्ट्र में जाकर रोजगार करने का खुला अधिकार प्राप्त हो गया। लोगों को जो है दूसरे राष्ट्र में जाकर जॉब करने का खुला अधिकार प्राप्त हो गया। तो ये था हमारा वैश्वीकरण का। आज की क्लास को हम लोग यही रखते हैं। कल की क्लास में जो है हम लोग थ्योरम को पढ़ेंगे और वो हमारा थेल्स परिमेय कल क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट उस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और आपके अगर कोई दोस्त जो ज्वाइन नहीं करते हैं आप लोग उसे भी बता सकते हैं, क्योंकि थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की गारंटी रखता है। थ्योरम क्या करता है? थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की गारंटी लेता है, और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट उस क्लास को, जितने भी क्लास स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड किए हैं वो सभी क्लास स्टूडेंट उस क्लास को अटेंड करेंगे, क्योंकि वो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैथ में आपका 5 नंबर फिक्स रखता है। आपको 11 थ्योरम पढ़ने हैं। 11 थ्योरम में हम लोग कल पहला थ्योरम देखेंगे और इस सप्ताह के अंदर में हम लोग 3 थ्योरम को डिस्कस करेंगे। और ये आप लोग एग्जाम के पर्पज से अपना तैयारी रखें, और आप लोग अब एग्जाम के पर्पज से तैयारी रखना चालू करें, क्योंकि अब आपका समय हो चुका है और आप लोगों को फरवरी में भी एग्जाम ही देना है। क्योंकि आपका जिस तरह से बिहार बोर्ड अपना प्रोग्रेस पर है और आखिरकार जो प्रोग्रेस चल रहा है, तो उससे आपका अनुमान रखिए कि आपका फरवरी में ही एग्जाम होगा और बिहार बोर्ड इसकी नोटिस जल्द ही जारी करेगी। तो जो स्टूडेंट अभी तक पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए हैं वो स्टूडेंट अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चालू कर दे। और अगर आपकी क्लास शुरू हो चुकी है और इस कारण अगर आप लोग क्लास नहीं करते हैं, तो मैं तब भी आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग क्लास में आपको अभी तक यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी, तो आप लोग क्लास में पढ़ने से पहले अगर आप लोग पहले से उस चीज के बारे में अच्छे से जानते रहेंगे तो आप लोगों को क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग इस पर्पज से अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो आप भी क्लास में अव्वल आएंगे और सबसे अव्वल लाएंगे। तो अगर आप लोग यही चाहते हैं तो आप हम लोग हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ सपोर्ट करें। और अगर हमारा किसी भी वीडियो को आप लोग देखते हैं तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और साथ में रहा इसका पीडीएफ के लिए, तो आप लोग नीचे देखिए आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में अटेंडेंस लिंक मिल रहा होगा। और जो अभी हमारा समय हो रहा है इसके बाद का 8:21 का आप लोग अपना रिस्पॉन्स को सेव करेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर किसी से कुछ क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिल लीजिएगा, अगर नहीं है तो मैं अपना नंबर यहाँ भी आप लोगों को लिख देता हूँ। और वीडियो को आप सभी स्टूडेंट लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट का सपोर्ट मुझे मिलना बंद हो गया, बहुत कम स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट वॉच करें और बहुत जल्द ही आप लोगों का मुझे साथ मिले, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को वॉच करवाइए। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।